अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। चलिए हम शुरू करने लगे हैं M2 का लेक्चर। और आज जो हमारा टॉपिक है ना वो ओवरहेड्स। मार्जिनल ऑप्शन में कोई मसला, कोई परेशानी, उससे रिलेटेड कोई सवाल हो, प्रैक्टिस सेशन हो गया तो उसका जी सर। उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लो, रिकंसिलेशन से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड। नो सर। ठीक है, तो फिर हम अपना बाकायदा चैप्टर शुरू करते हैं, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स शुरू करने से पहले ना हम थोड़ा सा इसका बुनियादी मकसद पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। वरना बाज लोगों को तो ये समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे होते हैं। याद होगा हमने कॉस्ट पर यूनिट, मैंने कहा था कि कॉस्ट पर यूनिट निकालना एक प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरी है। जब आपको एक यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट पता लग जाती है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट पता लग जाती है, तो आप उसके अंदर अपना सेलिंग प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप ऐड करके, हम जुबान में बोलूँगा, अगर उसकी कॉस्ट आपको पता लगी 100 रुपये है तो आप इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर लोगे कि मैंने एक एक यूनिट से 20 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। तो मेरी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस आ जाएगी कितनी, 120। तो ये कॉस्ट मैंने उसकी निकाल ली 100, और उसका जो प्रॉफिट मैंने अपना ऐड कर दिया, जिसका मर्जी आए 50 प्रॉफिट कमाए, 100 के बदले 100 प्रॉफिट कमाए। तो ये जी हमारे पास था कि कॉस्ट पर यूनिट निकालना क्यों जरूरी है। अच्छा जी, अब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, काफ़ी सारे मेथड हैं। ठीक है, उनसे टेक्निक्स हैं, कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं, उनसे गुजर के हमें कॉस्ट पर यूनिट पता लगती है। अब ये इतने इतने ज़्यादा मसला क्यों आता है, मसला पता क्यों आता है, क्योंकि हम ये जो बात कर रहे हैं ना ये डिफरेंट, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं ये डिफरेंट स्टेजेस से बन के गुजरता है। मिसाल के तौर पे ये पूरी फैक्ट्री है और इस पूरी फैक्ट्री के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिपार्टमेंट्स हैं। इन 7 डिपार्टमेंट से गुजर के ये फाइनल प्रोडक्ट बनती है। तो कुछ खर्चा यहाँ होगा, कुछ खर्चा यहाँ होगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इसी तरीके से इन 7 डिपार्टमेंट में कोई ना कोई खर्चा आ रहा होगा। तो अगर हमने इस प्रोडक्ट पे लगने वाला सारा खर्चा देखना है तो हम कहेंगे जितना भी डिपार्टमेंट के अंदर खर्चा आ रहा है उस डिपार्टमेंट के खर्चे को जमा कर लो, प्लस इस डिपार्टमेंट के अलावा पूरी फैक्ट्री में भी कोई ना कोई खर्चा हो रहा होगा जो इसी प्रोडक्ट की ही वजह से हो रहा है। वो आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। मिसाल के तौर पर इस पूरी फैक्ट्री में बिजली चल रही होगी, इस पूरी फैक्ट्री का रेंट दे रहे होगे, इस पूरी फैक्ट्री के अंदर आपने कोई गार्ड खड़े किए होंगे, कोई सिक्योरिटी कैमरास वगैरह लगे होंगे, वो सारा जो खर्चा है जो आपको, वो को वो कहाँ से आ रहा होगा जी, वो इसी इसी प्रोडक्ट के अंदर से पूरा करना है ना आपने, इसी प्रोडक्ट के अंदर से पूरा करना है आपने। तो आपके क्योंकि डिपार्टमेंट्स के खर्चे को अगर हम जमा कर दें, प्लस कोई हमारी नॉन डिपार्टमेंटल कॉस्ट है, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे इस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा लगा, इस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा लगा, इस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा लगा। डिपार्टमेंट को पहले देखेंगे कि ये डिपार्टमेंट प्रोडक्शन बनाने में, अब जरूरी नहीं है कि अगर 10 डिपार्टमेंट हमारी फैक्ट्री में तो 10 के 10 डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन हो रही हो। कोई डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जो मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट होंगे, कि अगर हमारी प्रोडक्शन वालों की कोई मशीनरी खराब हो जाएगी तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले जाके वो मशीनरी सही करेंगे। तो क्या यहाँ प्रोडक्ट बन रहे, नहीं जी, यहाँ तो प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा। तो इसके खर्चे का क्या करना है। कोई सर्विस डिपार्टमेंट है, जैसे मिसाल के तौर पर कैंटीन है, वो भी तो एक डिपार्टमेंट होता है ना हमारे पास। तो कैंटीन डिपार्टमेंट वालों का क्या करना है, वहां पे प्रोडक्ट थोड़ी बन रही है। ठीक है, तो ये जी हमारा ओवरऑल थीम था कि हमारे जो अब पेचीदगी इसलिए आ रही है, मसला कम्प्लेक्सिटी इसलिए आ रही है कॉस्ट पर यूनिट निकालने में कि क्योंकि हमारी एक प्रोडक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट से होके गुजरती है और एंड में जाके फाइनल प्रोडक्ट बनती है। हमें नहीं पता कि इस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा है, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना। इनवॉइसेस देख के तो हमें पता लग जाएगा स्पेसिफिकली हम इस प्रोडक्ट के अंदर कितना चार्ज करें। उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स वगैरह बताई जाती हैं जिसके लिए हम ओवरहेड्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब ओवरहेड्स, ये तो बहुत मैंने जनरल बात की, ओवरहेड्स की जो बेसिक बेसिक बात थी ना वो समझाई है। अब मैं ओवरहेड्स को, जो टेक्निकल डेफिनेशन है ओवरहेड्स की, जिसका स्कोप है वो बात, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। वो क्या है, आपको पता है जब भी एक यूनिट, एक भी कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी बना लो, आप एसी बना लो, आप मोटरसाइकिल बना लो, आप कुछ भी पेन बना लो, वो 3 4 चीजों से मिलकर बनता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हमने पढ़ लिया था जी ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड्स कौन से जी, प्रोडक्शन के ओवरहेड्स। उसके अंदर कुछ मटेरियल डाला होगा, उसके अंदर कुछ लेबर डाला होगा, उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे और प्रोडक्शन के ओवरहेड्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपली ओवरहेड्स, उसके अंदर कुछ ओवरहेड्स लगेंगे। हम कहेंगे कि ये है जी टोटल कॉस्ट। इसको हमने चैप्टर
मटेरियल के चैप्टर में कवर कर लिया कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालनी है, हमने डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट लेबर के चैप्टर में हमने कवर कर लिया। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पढ़ लिए थे कि जो स्पेसिफिकली रिलेट करते हो सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के साथ रिलेट करते हैं। हमें पता हो कि एक यूनिट बनाने के लिए इतना ये डायरेक्ट एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा जी, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कोई शॉपर वगैरह, पैकिंग की जितने खर्चे हैं आपको पता हो कि एक यूनिट बनाने के लिए पैकिंग का इतना खर्चा होता था, तो वो आपका क्या हो जाएगा जी, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कोई भी, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो ये हमने अलग अलग, ये दो अलग चैप्टर्स में पढ़ लिए, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, कवर अप कर लिया था, मार्जिनल ऑप्शन में भी पढ़ लिया था, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में भी इसके बारे में पढ़ लिया था। अभी मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया। आज हमारा बेसिक टारगेट है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स होते क्या हैं, उसको हम कॉस्ट पर यूनिट के अंदर चार्ज कैसे करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट के अंदर लाते कैसे हैं, ऐड कैसे करते हैं, कोई भी और आप यूज कर सकते हो। तो ओवरहेड्स के बारे में हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है ना, उसको जरा सा हम थोड़ा सा लेके चलते हैं जी। ओवरहेड्स दो तरह के होते हैं। ऐसे ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन में लग रहे होते हैं, कुछ ओवरहेड्स होते हैं जो नॉन प्रोडक्शन के होते हैं। आम जुबान में कहूँ, कोई खर्चा ऐसा होगा ओवरहेड्स, कोई ऐसा इनडायरेक्ट, ऐसी इनडायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते थे ना, याद होगा आपको। ओवरहेड्स का दूसरा नाम होता था इनडायरेक्ट कॉस्ट। जी जी। यानी कोई ऐसा खर्चा होगा जो इनडायरेक्ट है, हमारा इनडायरेक्ट खर्चा। ठीक है, वो प्रोडक्शन का होगा, या तो वो किसका होगा, नॉन प्रोडक्शन का खर्चा होगा, वो होगा नॉन प्रोडक्शन का। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम थोड़ा इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को। हमने कहा तमाम डायरेक्ट खर्चे तो हमने लिख लिए थे कि डायरेक्ट मटेरियल हमने ले लेना है, डायरेक्ट लेबर हमने ले लेनी है कॉस्ट पर यूनिट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने ले लेने हैं। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट चीजें भी तो लग रही होंगी। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट कॉस्ट, उस आईडीसी का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। उस कॉस्ट को कहते हैं जो एक यूनिट बनाने के लिए पता ना चले कितनी लग रही है। एक यूनिट बनाने के लिए हम एक्यूरेटली प्रिसाइजली मैयर ना कर सकें कि एक यूनिट बनाने के लिए ये कॉस्ट इतनी लग रही है। इसकी मैंने बड़ी एग्जांपल दी थी कि ग्लू। ठीक है, एक यूनिट बनाने के लिए कितनी ग्लू लग रही है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना पेंट लग रहा है। आप गाड़ियां पेंट करते हो, आपको नहीं पता कि एक गाड़ी के ऊपर कितने डब्बे पेंट होते हैं। अगर तो पता है वो तो डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। या अगर वो उस कॉस्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट है, ये बातें मैंने बड़ी की थी बहुत लंबी, कि एक गाड़ी तैयार होती है फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी तैयार होती है 1 लाख रुपए में, और जो पेंट है वो सिर्फ 500 रुपए का पेंट होता है। तो ये इसका इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन ये कॉस्ट लगती तो है, ये कॉस्ट लगेगी तो सही ना। तो हम इसको क्या कहेंगे कि एक यूनिट बनाने के लिए हमें पता नहीं चल रही कि कितनी ये लगेगी, या फिर ये इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट है। तो इन कॉस्ट को भी तो हमने कॉस्ट पर यूनिट में शामिल करना है, ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो, सही तरीके से कोई सही कॉस्ट निकले। तो हमने कहा था कि ये डायरेक्ट चीजें तो हमने सारी ले ली थी, अब पीछे बच गया था इनडायरेक्ट मटीरियल। हमने कहा था इनडायरेक्ट जो मटीरियल है वो तो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल में अभी मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि अगर हमने कोई शॉपर वगैरह चढ़ाना है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, फिर हमारी इनडायरेक्ट लेबर, हमारा कोई छोटू है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए हमारे। तो हम इसको कहते थे कि इनडायरेक्ट जो है ना, ये जितने भी इनडायरेक्ट है, ये प्रोडक्शन के भी हो सकते हैं, हो सकता है ये इनडायरेक्ट, ये हो सकता है नॉन प्रोडक्शन के भी हो। तो हमने इन 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 इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमने क्या करना है, चेक करना है। तो हमने क्या पढ़ा अब तक, हमने ये पढ़ा कि ओवरहेड जो होते हैं ना उनको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमने फर्दर क्लासीफाई कर लिया प्रोडक्शन के अंदर और नॉन प्रोडक्शन के अंदर। तो कॉस्ट पर यूनिट के अंदर तो भाई यही वाले जाएंगे ना, प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे वो। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट का दूसरा नाम होता है प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। क्या नाम होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, या कॉस्ट पर यूनिट भी आप उसको कहते हो। तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट के अंदर वो ओवरहेड जाने चाहिए जो प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो ओवरहेड नहीं जाने चाहिए जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल ही नहीं हो रहे। तो सर क्या वो खर्चा तो हम नहीं लेंगे, खर्चा तो हमें लेना पड़ेगा, उस खर्चे को हम अकाउंट फॉर तो करेंगे, वरना तो हमारी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, हमें तो पता ही नहीं लगेगी हमारी टोटल कॉस्ट। अगर हमने इसको ना लिया तो हमें पता नहीं लगेगा टोटल खर्चा कितना हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक रूल डेवलप किया, वो ये कि हमारे जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे ना, वो ओवरहेड जो प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली हिस्सा ले रहे होंगे, तो हम उनको क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट में ऐड कर देंगे। और वो कौन कौन से होंगे जी, प्रोडक्शन के अंदर जो हिस्सा ले रहे होते हैं डायरेक्टली,
हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, क्या हमें पता है एक यूनिट के लिए हम कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं? जी नहीं, हमें नहीं पता। तो ये तो हो गया जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी हमारी, इनडायरेक्ट आईडीसी होगी हमारी, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। क्या ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक करता है? जी ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक करता है। इसको प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर हिस्सा बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे सर? ये तो टोटल में दिया होता है, पर यूनिट में तो दिया ही नहीं होता। तो हम इसको टोटल, इस टोटल को तोड़ के पर यूनिट में बनाने के तरीके सीखेंगे ओवरहेड्स के अंदर। अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा हमारा फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, हमारा फैक्ट्री का रेंट। तो ये क्या हो गया जी? हमारी डायरेक्टली लिंक ना करता हो, लेकिन ये इनडायरेक्टली तो लिंक करते हैं ना प्रोडक्शन के अंदर। अगर प्रोडक्शन करनी है तो हमारे पास रेंट हमें देना पड़ेगा, फैक्ट्री होगी तो प्रोडक्शन करेंगे, मशीन लगेगी। तो ये पर यूनिट तो नहीं दी होता सर, पूरी फैक्ट्री का रेंट दे रहे होते हैं, पूरी फैक्ट्री के जितने मर्जी यूनिट बनते रहे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो भी है जो प्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेती है। तो अब हमारे पास यहाँ से रूल पता क्या लगा कि जो भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, वो हमारी कॉस्ट पर यूनिट मेक पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। और इसका क्या करेंगे? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या करेंगे? डू नॉट मेक पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट या प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट है ना, उसके अंदर ये डायरेक्ट पार्ट नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है। और इसको डायरेक्ट पार्ट बना देंगे किसका? यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लो। इसको डायरेक्टली पार्ट नहीं बनाएंगे कॉस्ट पर यूनिट का, इसको नहीं बनाएंगे, और इसको कॉस्ट पर यूनिट का डायरेक्ट पार्ट हम बना देंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? उस सारों के हमारे पास मेथड है। तो सर ये जो है इसका क्या करेंगे फिर? इसको हम, इसको क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, कॉस्ट लेंगे नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे? डायरेक्टली चार्ज कर देंगे, हम डायरेक्टली चार्ज एज एन एक्सपेंस इन पीएनएल। पीएनएल के अंदर डायरेक्टली एक्सपेंस के तौर पे माइनस कर देंगे, डायरेक्टली एक्सपेंस के तौर पे माइनस करेंगे। और इसको क्या करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट बना देंगे, कॉस्ट पर यूनिट का कर देंगे पार्ट। ये तो सारी थ्योरेटिकल बातें थी, बस इसको समझ लेना। उसके बाद हम जब सवाल करेंगे ना, आपको बातें समझ आ जाएंगी खुद। तो ये समझ आ गई बात है। इसको यहाँ लेक्चर को रोक के नोट डाउन कर लेना अच्छे से। कोई सवाल हो तो पूछ लो। नो सर। इनडायरेक्ट का भी अगर कोई एक्सपेंस होगा, अगर वो प्रोडक्शन से इसका ताल्लुक है, तो वो कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट होगा। जी वो कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट बनेगा। इनडायरेक्ट हुआ और वो प्रोडक्शन से लिंक ना करता हुआ तो वो किस पार्ट नहीं बनेगा कभी भी प्रोडक्शन का, कॉस्ट पर यूनिट का, सॉरी। अच्छा अब हम पढ़ते हैं जी। बेसिकली वो कह रहा है ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना आपके पास, उसको हम ओवरहेड्स कहते हैं। जैसे कि आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट जो भी अदर कॉस्ट होती है, उसको सबको मिलकर क्या कहते हैं? वो जी हमारे ओवरहेड्स होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास ये एक्सपेंडिचर्स की एग्जांपल आ गई जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर मैं पहले काफी बार बोल चुका हूँ, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारे जो रोजमर्रा के रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं ना, रेगुलर नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं, रेगुलर नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम कहते हैं कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं, ऑर्डिनरी कोर्स जो ये होने ही होने हैं। आम जुबान में बोलूं तो बिजनेस चलाने के लिए खर्चे जरूरी है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक मशीन है, ये मशीन जब भी 10,000 यूनिट बना लेती है तो ये गर्म हो जाती है। फिर इसको खोल के धोते हैं, धोने के बाद इसकी ग्रीसिंग करते हैं, ऑयल शेल लगाते हैं। तो ये एक ऐसा खर्चा है जो इस 10, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए का खर्चा लगता है इसको सही करने में, इसको मतलब इसकी ग्रीस वगैरह करने में। हर 10,000 यूनिट के बाद हमें ये काम करना पड़ता है। तो ये रेगुलर नेचर का खर्चा है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये खर्चा होगा ही होगा हमारा। अगर हमने मशीन चला के यूनिट बनाना है तो ये खर्चा हमारा होगा ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो खर्चा है ना, इससे जो बेनिफिट मिलना है हमने इसी पीरियड के अंदर कंज्यूम कर लिया। तो हमने पहले पढ़ा हुआ कि जिस जिस कॉस्ट से हमें जो अगर बेनिफिट आना हो और हमने उसी पीरियड के अंदर कंज्यूम कर ले, तो हम इसको अपने पास एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करते, हम इसको फौरन फौरन
फौरन, यहाँ पे FORN लिख देते हैं, फौरन, ये इमीडिएटली कह लो आप इसको, फौरन क्या करते हो, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हो। और ऐसा खर्चा जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा आना हो, आपने इस मशीन का कोई पार्ट रिप्लेस करवा दिया। अब ये पार्ट रिप्लेस करवाने के बाद मशीन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, मशीन की आउटपुट इंक्रीज होगी, मशीन की यूजफुल लाइफ इंक्रीज होगी। पहले 4 घंटों में एक यूनिट बनता था, वो 2 घंटों में यूनिट बनाएगी। पहले वो 100 यूनिट बनाती थी, अब वो 200 यूनिट बनाएगी। पहले उसकी जिंदगी थी 1 साल बची हुई थी, अब वो 5 साल निकाल जाएगी। अगर कोई ऐसा खर्चा किया और उससे ये 3 काम हो गए, मशीन के अंदर ये 3 तब्दीलियां आ गई, तो उसको अपने पास एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, उसको एक्सपेंस नहीं बनाओगे। तो इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। आज तो हमारी मोस्टली बातें थ्योरी पे जाएंगी, कल हम अपने इसको न्यूमेरिकली इस पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो मोस्टली आपके पेपर में थ्योरेटिकल बातें आ जाती हैं, इसलिए आप ना इनको अच्छे तरीके से समझा करो बातों को, और रिटेन किया करो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इनकर्ड टू मेंटेन एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट। भाई जो पहले से तुम्हारे पास फिक्स एसेट पड़े हुए हैं ना, उनको तुमने मेंटेन करके रखना है। जो मशीन पड़ी हुई है, उसको उसको क्या करना है तुमने, मशीन को तुमने मेंटेन करना है, मशीन की मेंटेनेंस के खर्चे, मेंटेनेंस के खर्चे। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि तुम्हारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कौन से होते हैं जी? तुम्हारे मेंटेनेंस के खर्चे। तो तुमने कोई रिपेयर करवानी है, ठीक है, नॉर्मल खर्चे जो तुम्हारे बिजनेस के अंदर होते हैं। अच्छा, इट इज चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस। हमने क्या किया था, फॉरन इसको इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर दो। एक्सपेंस आउट का मतलब एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री कर दो, P&L के अंदर खर्चों के तौर पर रिकॉर्ड कर दो। कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंस इनकर्ड इन द एक्विजिशन फिक्स एसेट। आपने भाई नई की नई मशीन खरीद ली, आपने मशीन में पुर्जा नहीं लगवाया, आप नई मशीन खरीद के लेके आ गए, या फिर तो नई मशीन खरीद के लेके आते हो, क्या करते हो, एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट अपने पास है, ठीक है, या उसके अंदर ऐसा पुर्जा लगवा दिया जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, जिससे लाइफ इंक्रीज हो जाए, जिससे आउटपुट इंक्रीज हो जाए। तब भी आप उस खर्चे को अपने पास कैसे रिकॉर्ड करोगे? एसिड डेबिट खर्चा मिसाल के तौर पर 10,000 का हुआ और कैश क्रेडिट 10,000 से, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अच्छा, आगे वो कह रहा है, इट इज नॉट चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पर नहीं जाएगा। इस एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर दोगे एज अ फिक्स्ड एसेट, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। जैसे नॉन करंट एसेट्स के ऊपर आप एसेट के, जब एसेट रिकॉर्ड कर लेते हो तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो भाई इसके ऊपर भी तुम डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, उस डेप्रिसिएशन को कहाँ लेके जाते हो? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके वो डेप्रिसिएशन तुम्हारी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चली जाती है, ठीक है। जितने अरसे के लिए तुम्हारा वो खर्चा है, उतने अरसे के ऊपर उसको तुम डेप्रिशिएट कर दोगे। जैसे एक एसिड खरीद के लाते हो 1,000 रुपए का, तुम कहते हो इसने हमें 5 साल फायदा देना है, तो तुम इसको 5 पे डिवाइड कर देते हो, और हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो बुक करते हो कितने की, कितने की डेप्रिसिएशन बनेगी? ये 275 रुपए की, 200 रुपए की, सॉरी, हर साल 200 200 तुम माइनस करते जाओगे P&L में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे। इसी तरीके से अगर तुमने कोई खर्चा कर दिया तो उसको अपने पास एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर लेना। अगर 2,000 का तुमने खर्चा कर दिया मशीन पे, और अब उस खर्चे ने अगर तुम्हें 2 साल फायदा देना है, तो पहले साल 1,000 माइनस कर लेना P&L में से, दूसरे साल भी 1,000 माइनस कर लेना। ये बात उसने लिखी हुई है। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते। नो सर। अच्छा, ये इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो बाज औकात इसमें से सवाल नहीं बनाता, क्योंकि उसे पता होता है बच्चों ने सवाल तो कर ही लेने सबने, लेकिन थ्योरी वाले पोर्शन को किसी ने घास नहीं डालनी। तो ऊपर वाली बात से हमारा जो रूल बना वो ये कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो उसको फॉरेन एक्सपेंस आउट कर दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करो, और जितने साल उसने फायदा देना हो उतने साल उस ओवर द यूजफुल लाइफ, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ उसको क्या करो, डेप्रिशिएट करो। फिर हमारे ओवरहेड्स की दो टाइप होती हैं जी, हमने ऊपर पढ़ा है भी पहले खुद भी, कि प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं। इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। जो किससे रिलेट करती है जी? प्रोडक्शन से रिलेट करती है। वो तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट जो किससे रिलेट करती है? प्रोडक्शन से। हम उसको कहेंगे कि ये हमारे इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। दे बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। ये सबसे अहम लाइन है, सबसे अहम लाइन के वो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या, दे बिकम द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट की पार्ट बनेंगी। मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन, इस प्रोडक्शन ओवरहेड्स की एग्जांपल उसने दी है सुपरवाइजर की सैलरी। अब हमें नहीं पता, हम सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर तो पूरे डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है,
इस डिपार्टमेंट में भी प्रोडक्शन हो रही है, इस डिपार्टमेंट में भी प्रोडक्शन हो रही है, इसमें भी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। और ये 4 डिपार्टमेंट है, 1 2 3, इन सारे डिपार्टमेंट्स का ये सुपरवाइजर है, मतलब इसको सुपरवाइज करता है। इसमें भी यूनिट बन रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो हमें नहीं पता सुपरवाइजर को हमने कितनी तनख्वाह दी है, कितनी तनख्वाह दी है एक यूनिट को, तो ये इसलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। एक यूनिट को सुपरवाइज करने के लिए हमें पता है कि इसको हमने नहीं पता हमें कितनी तनख्वाह दी है, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगी। तो इसको हम कहाँ चार्ज कर देंगे, कॉस्ट पर यूनिट के अंदर। नेल्स कीले हमें नहीं पता कितनी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, टेबल के अंदर। तो अब कोई आके कहेगा कि सर हमें पता तो होती है कीले कितनी इस्तेमाल होती है, तो फिर मैं उसको कहूंगा रूल नंबर 2 क्या था कि ये इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है। टेबल अगर 10,000 का बन रहा है तो उसमें कीले कितने लग रही होंगी, 50 रुपए की। तो 10,000 का 50 जो है इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है, तो ये इनडायरेक्ट बन जाएगा खुद ब खुद। तो हम इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। और हमारी जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं, ऐसे खर्चे दैट आर नॉट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली भी लिंक नहीं करते और इनडायरेक्टली भी लिंक नहीं करते, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो डायरेक्टली लिंक तो नहीं करता, चलो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली लिंक करता है, इसके लिए हम डायरेक्टली लिंक कहते हैं। प्रोडक्शन के लिए बिजली होना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली लिंक करता है। रिपेयर और मेंटेनेंस का जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये डायरेक्टली लिंक नहीं करता हमारी प्रोडक्शन के साथ, कि प्रोडक्शन के लिए ये डिपार्टमेंट जरूरी है, जरूरी है। डायरेक्टली इसके साथ कोई ताल्लुक, लेकिन जब प्रोडक्शन होगी, मशीनरी चलेगी, तो मशीनरी खराब भी होगी, तो उसके लिए रिपेयर वाले को बाहर से बुला के, जो हमने इतना टाइम वेस्ट करना है, तो हमने एक डिपार्टमेंट बना लिया, वो रिपेयर वाले आके हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मशीनें सही कर देंगे। तो ये इनडायरेक्टली लिंक कर रही है। तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐसे, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐसे ओवरहेड्स को हम कहेंगे कि जो ना डायरेक्टली लिंक कर रहे हो, ना इनडायरेक्टली उनका कोई ताल्लुक हो प्रोडक्शन के साथ। तो हम इसको क्या करेंगे भाईजान, जैसे कि हमारे सेलिंग के खर्चे, सेलिंग का खर्चा जो होता है वो चीज बेचने का खर्चा, बनाने का खर्चा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, फाइनेंस इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, हमने कोई लोन लिया, लोन लिया हुआ कि हमने प्रोडक्शन के लिए लोन लिया हुआ, तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट, सॉरी इनडायरेक्ट कॉस्ट कह रहा हूँ, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी हमारी। अगर मैं बड़े वर्ड्स में कहूँ, ये इनडायरेक्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होगी हमारी। एक तो पता नहीं कि पर यूनिट में कितनी लग रही है, और ऊपर से है भी नॉन प्रोडक्शन, प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक भी नहीं करती। तो भाई उसने नीचे ट्रीटमेंट बताई है, उसने कहा है ओवरहेड्स आर नॉट चार्ज डायरेक्टली इनटू कॉस्ट। ओवरहेड जो है ना आपके, अब वो किस ओवरहेड्स की बात कर रहा है भाई, ये प्रोडक्शन की बात कर रहा है। जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, वो प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, वो डायरेक्टली तुम चार्ज नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया जी 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे एक कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हो तुम किसी चीज की, तुम कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हो, जैसे डायरेक्ट मटेरियल लगा तुम्हारा 10 का, डायरेक्ट लेबर लगा तुम्हारा 20 रुपए का, और डायरेक्ट एक्सपेंसिस हुए 2 रुपए के। तुम ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए का तुम ये ऐड कर दो, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बन जाएगी जी। ये मिसाल दे रहा हूँ, 30 और 32, 1 लाख और 32, तुमको 1 लाख 32 रुपए तुम्हारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बन गई। भाई डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते तुम, मतलब डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते, लिंक कह रहा हूँ, डायरेक्टली तुम चार्ज नहीं कर सकते इसको कॉस्ट पर यूनिट में। और दे आर चार्ज टू द कॉस्ट टू अवॉइड, लेकिन इनको हम चार्ज करते हैं कॉस्ट के अंदर, अंडर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट विच में एंड अप विद अंडर सेटिंग प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस, ताकि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो है वो अंडर सेट ना हो, ठीक है। जैसे पहली बात मैंने ऊपर की थी। अब हम इनको क्या करते हैं कि जी इनको कन्वर्ट करते हैं यूनिट रेट। हम इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी के बिल है ना, हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है ना, ये था 1 लाख रुपए का। हम क्या करते हैं, हम मैं एक छोटा मोटा बता रहा हूँ, हम कहते हैं कि 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल था। मैंने इस पूरे साल के अंदर ना, जो यूनिट्स बनाने में अंदाजा लगाता हूँ, मैंने यूनिट्स बनाऊंगा मैं 10,000 यूनिट्स में बनाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि अब मैं कॉस्ट पर यूनिट के अंदर, कॉस्ट पर यूनिट के अंदर क्या करूंगा, 10 पर यूनिट के हिसाब से चार्ज कर दूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ लिखूंगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से यहाँ पे 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लिख दूंगा। मैं कहूंगा यहाँ फॉर एग्जाम्पल कोई 10 20 और ये 2 थी, तो कितनी हो जाएंगी, 42। मैं कहूंगा मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 42।
अब ये मेरी सही कॉस्ट आई है, इसके अंदर से मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल खुद ब खुद कवर अप हो जाएगा। कैसे कि मैं जब 10,000 यूनिट बेचूंगा तो मैं हर यूनिट से 10 रुपए इलेक्ट्रिसिटी की मद में भी ले लूंगा। ठीक है, 10 रुपए इलेक्ट्रिसिटी की मद में ले लूंगा तो वो मैं पूरे का पूरा 1 लाख रुपया चार्ज कर लूंगा। तो मैं 10,000 यूनिट जब बेच रहा हूँ तो कितने के बेचूंगा, 42 रुपए। मिसाल के तौर पर ये कॉस्ट है ना, तो मैं एक कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाता, मैं कॉस्ट में चीजों को बेच देता हूँ। 42 रुपए के बेचूंगा तो कितने बन जाएंगे जी, कितने के बन जाएंगे, 4,20,000 के। जी। तो इस 4,20,000 में मैंने 1 लाख रुपया खुद ब खुद कवर अप कर लिया। इस 42 में 10 शामिल है तो हमने 10 इलेक्ट्रिसिटी की मद में खुद ब खुद ले ली। तो इस तरीके से हम एक रेट बनाते हैं, हम जबरदस्ती जबरदस्ती जो टोटल चीज दी हुई है ना, इस टोटल को एक रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस रेट को कॉस्ट पर यूनिट में ऐड कर देते हैं, और फिर हम उससे बिजली का बिल जितने भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है चार्ज कर लेते हैं। इसको कहते हैं कि आप इनडायरेक्ट कॉस्ट को चार्ज कर रहे हो अपनी कॉस्ट पर यूनिट से। ये मेथड जो कहलाता है। ठीक है, तो इसको चार्ज करने के लिए हम ये सारा काम करते हैं। तो आज की बात हमारी यहाँ तक रहेगी। कल हम पढ़ेंगे जी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, और अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे। तो ये थी आज जी ओके। हमारी आज की थ्योरी सारी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर मैं क्लास को एंड अप कर। कोई क्वेश्चन नहीं है।